दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि उल्लासनगर शहर के विभिन्न जो समुदाय हैं, उनके विभिन्न प्रॉब्लम्स को लेकर हम एक सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। तो इसी सीरीज़ के चलते आज हमने उल्लासनगर के एक जाने-माने जो शख्सियत श्री दीपक मंगतानी जी, जिनका जुड़ाव जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति से है। पेशे से ये एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और सिंधियत के मुद्दे पे एक अगवान की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। दीपक जी, डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। बधाई देता हूँ कि जो ये सीरीज़ आपने शुरू की है, मुझे पहले मौका दिया बात करने का, तो मैं अपना पक्ष ज़रूर रखूँगा। जी सर। आपके मन में जो भी प्रश्न है, तो मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सर, जितने भी सवाल होंगे मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि उन सवालों के आप बहुत ही प्रखर तरीके से जवाब देंगे क्योंकि आपके पास सर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन मामलों में। जी। तो सर शुरुआत करते हैं। उल्लासनगर में तकरीबन 55 से 60% तक सिंधी समुदाय के लोग रहते हैं। जी। सिंधु भवन हाँ। दिवंगत श्रीमती ज्योति कालानी जी का एक सपना था। जी। पर ये हमारी बदकिस्मती है कि वो सपना पूरा होने से पहले ही आकस्मक उनका निधन हो गया। जी। आज वो हमारे बीच नहीं है। मुझे पता है कि सिंधु भवन से उनका जुड़ाव कितना ज़्यादा था और वो कितनी बहुतायत से ये चीज़ चाहती थी कि सिंधु भवन जो है उनकी आंखों के सामने उसका जो अनावरण है या लोकार्पण है या वो सिंधी लोगों की सेवा में जल्द से जल्द शुरू हो जाए। पर हमारी बदकिस्मती है कि सिंधु भवन 6 साल से तैयार खड़ा है, पर आज तक वो एक बंद ताले के साए में ही है और आज तक हमें वो मौका नहीं मिला। क्या राजनीतिक दांवपेच हैं या क्या वो अड़चने हैं कि सिंधु भवन को अब तक बंद रखा गया है? सर, इस मामले में थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति जब 2014 में बनी थी, जी। तभी हमने इस तरह के मुद्दे उठाए थे। सबसे पहले झूलेलाल साईं की मूर्ति पक्ष-विपक्ष के ऑफ़िसों में, सरकारी, गैर सरकारी ऑफ़िसों में जितने लोगों ने हमसे माँगे उनको देते गए। हमारा मकसद झूलेलाल साईं के प्रति, हमारे इष्ट देव के प्रति प्रेम बढ़ाना और सिंधी साहित्य और सिंधी भाषा को आगे बढ़ाना था। जी। तो उसके बाद हमने जो प्रवेश द्वार है कुर्ला कैंप में, वहाँ के जीर्णोद्धार और उसकी जो साफ-सफाई या लाइटिंग की जो हमने लेटर दिया, तो हमें नगर सेविका मीना सोनी जी ने बहुत हेल्प की। जी। उन्होंने भतीजा नामक एक अभियंता को फ़ोन किया, पीडब्ल्यूडी के और लाइट के विभाग हो गए, सबने वो बढ़िया काम किया, साफ-सफाई हुई, लाइटें बनी और वो बिल्कुल तैयार हो के जब तैयार हुआ तो हमें बुलाया गया, हमने देखा, हमें संतुष्टि हुई। लेकिन अब फिर से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है और अब मैंने सुना है कुछ फंड पास हुआ है उसको एक नया रूप देने के, नूतनीकरण करने के लिए फंड रेडी है। तीसरी बात, हम जब जेजेएस की पूरी टीम बैठे थे तो सिंधु भवन जो पूरे भारत में है, सभी शहरों में लगभग, यहाँ तक दुबई में भी है। मुझे उसकी भी पिक आई कि दुबई में भी सिंधु भवन है। जी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि क्यों ना हम सब मिलकर लेटर दें। जी। तो हम लेटर हमने कमिश्नर साहब को और पीडब्ल्यू ने लेटर दिया अभियंता को। इस बात की कब शुरुआत हुई सर? 2014 में। 2014। हाँ, तो जब लेटर के बाद कुछ न कुछ ऐसी हलचल आई कि हमारे राजनीतिक जो नेता मित्र है, उन्होंने ये सोचा ये मांग सही है, तो उन्होंने वो स्टैंडिंग में भी लिया, फिर जीबे में आया, तो सारे राजनीतिक पक्ष एक सूत्र से बन गए और उन्होंने ये पास किया। जी। तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा ये मुद्दा नहीं, ये शहर का मुद्दा है। जी। भले जेजेएस ने उठाया, भले हमें क्रेडिट ना मिले, लेकिन सिंधु भवन बनना चाहिए। सिंधु भवन बनते 3 साल लग गए, लेकिन कुछ काम रह गया था। तो उसमें भी एक बताया गया कि कभी ठेकेदार काम नहीं कर रहा, कभी बताया गया ठेकेदार को पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से ये काम पूरा हो गया। मेरे ख्याल से ये ठेकेदार जो है वो सतीश कंस्ट्रक्शंस के नाम से जी। किसी कंपनी को इस बात का ठेका दिया गया जी, था, जी, जी। जिसमें काफ़ी बड़े-बड़े लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। हाँ। तो सर, जो इमारत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से साल भर में बन के सिंधी समुदाय और सिंधी कल्चर के मामले में खोल दी जानी चाहिए थी। हालाँकि सिंधियों का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है मनपा में। तो आखिर क्या था ऐसा विवाद बीच में, या ये राजनीतिक खींचतान की वजह से इतना अटका दिया गया? सर, आखिर क्या है? क्योंकि कैसा है ना, 6 साल से हम सिर्फ सुन ही रहे हैं और स्क्रीन पे आप देखेंगे इतनी ब्यूटीफुल सी इमारत जो लाल और पीले रंग में, जो कि सिंधी ध्वज में भी आपको ये रंग दिखाई देंगे और काफ़ी पवित्रता का प्रतीक दिखाई पड़ता है।
क्या आपको नहीं लगता कि ये सिंधी समुदाय के साथ खिलवाड़ है, ऐसी इतनी अच्छी चीज़ को बंद करके रखना? जो सारी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू से लेकर सपोर्ट किया था सिंधु भवन बने, सारी राजनीतिक पार्टी उल्लासनगर की, उसमें भाभी ज्योति कलानी ने सबसे पहले आगे आकर जी। अपना एमएलए फंड दिया। हुँ। उसके बाद कॉर्पोरेशन में सभी पक्षों ने मेहनत की कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड उपलब्ध, जनरल फंड उपलब्ध हुआ, बना। ठेकेदार जो भी दोषारोपण करे उसके लिए मैंने कुमारी साहब से हम लोगों ने परमानंद गिरिजा रेठो चानवानी मैंने मीटिंग की। उन्होंने बताया कि ये आपको चेटीचंड तक मिल जाएगा। जी। तो उनकी इंटरनल बातें हमें नहीं बताई जाती। तो कॉर्पोरेशन में भी आपको देखिए खींचातान है। एक राजनीतिक श्रेय लेने की भी प्रथा है, जिसकी वजह से भी ये लेट होता है। श्रेय नहीं मिलना चाहिए। सर बात क्लियर है क्योंकि कुमारी ठाकुर जी का वहाँ वो गढ़ है, वो पैनल पूरा होनी का ये, और एमएलए साहब का घर भी उसी क्षेत्र में है। हाँ। तो राजनीतिक खिचड़ी और श्रेय की राजनीति, इसके तो इंडिकेशंस हैं ही हैं। हाँ। पर ये कहाँ तक सही है कि इन सारे लोगों के श्रेय के चक्कर में इतने बड़े समुदाय और इतने बड़े समुदाय के प्रतिभावान जो कलाकार हैं, उनको दरकिनार करके आप अपनी राजनीति कर रहे हो, क्या ये सही बात है? राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हर जगह श्रेय की राजनीति चलती है, लेकिन सिंधु भवन जैसे पवित्र मंदिर को इस तरह में घेरे में नहीं लेना चाहिए। जब मैं एक बार इस्कॉन मंदिर गया था, तो वहाँ पे मुझे ट्रस्ट द्वारा गया था, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ वहाँ दिखाई थी। वहाँ पे दूसरे माले पे थिएटर बना था 250-300 सीटों का, तो मैंने कुमारी साहब से जाकर बोला था कि इसमें थिएटर इस प्रकार से बनाना है, ये हमारा सपना है। तो उन्होंने बोला आपका सपना मैं पूरा करूँगा। अभी टाउन दर्शन न्यूज़ में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि बन के तैयार है, थिएटर भी तैयार है। तो कुमारी साहब से बात हुई कि तुम्हारी तमन्ना पूरी की है मैंने। तो वाकई में उन्होंने बोला इसका ओपनिंग कभी होगा, लोकार्पण कभी होगा। तो उन्होंने एक जानकारी दी कि आगे जो सुलभ शौचालय वगैरह बना हुआ है, वो होना नहीं चाहिए गेट पे, अपवित्र माना जाएगा ना। क्या ये भी एक कारण है कि सिंधु भवन को शुरू नहीं किया जा रहा? क्या मनपा का भी इसमें कोई रोल है? मैं उसी पे आता हूँ कि जो अभी एकलव्य सोसाइटी को ये ठेका दिया जा रहा है कि यहाँ से वो लेटरिन तोड़ के एक विकल्प देके वहाँ पे बनाया जाएगा। उसमें समय भी लग सकता है या तो राजनीति भी हो सकती है। ओके। वो रुका हुआ है तो किसी न किसी कारण से ही रुका हुआ है, नहीं तो ये 2 घंटे का काम नहीं है सरकारी जो शौचालय हटाने का। तो इसमें जल्द करके हम लोग अपील करते हैं, जय झूला संघ सेवा समिति, आप जैसे समाज सेवक होते, सिंधी संगठन सुधारा, सभी शहर के सभी लोगों ने साथ दिया है, इसमें सभी का हाथ है। एक हमारी जय अकेली नहीं है, सभी ने साथ दिया है। दीपक जी, एक प्रश्न अब यहाँ पे आ रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर की जितनी भी सरकारी इमारतें या जितनी भी सरकारी धरोहरें हैं, भाड़ा पट्टी, जिसे आप बीओटी भी कह सकते हैं, तो बीओटी पे देकर भूल जाने की एक प्रथा रही है। तो क्या हमारा सिंधु भवन भी आगे जाकर इसका शिकार हो जाएगा? बीओटी सिस्टम जो लाने वाले जो कॉर्पोरेशन में चुने हुए प्रतिनिधि अधिकारी हैं, मैं नहीं चाहता ये भवन उसका शिकार हो, क्योंकि इस जो भवन में जो 2nd फ्लोर पे जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो थिएटर बनाया गया है, वो सबको मैंने सुना कि वाजिबी भाव में देंगे, बाहर महंगा है। तो जैसे हमारे जैसे संगठन है जो थोड़े बहुत फाइनेंशियल कमजोर है, उनको वो वाजिबी भाव से मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कुमारी साहब से या नई मैनेजमेंट जो भी बनेगी कि सप्ताह में 1 दिन ये किसी भी संगठन को, रजिस्टर्ड संगठन को मुफ्त में दिया जाए, ताकि वो अपनी कल्चरल एक्टिविटी वहाँ पेश कर सके, अपने कलाकारों का सम्मान कर सके, कि अपने कलाकारों साहित्यकारों को बुला सके। तो वैसे भी एक कल्चरल के लिए बना है। तो ये 2 माले का जो है जो एरिया, 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और 2nd फ्लोर, 4500 फुट बहुत अच्छी एरिया है, जहाँ पे लाल साईं की प्रतिमा भी लगाई जाएगी ग्राउंड फ्लोर पे, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे बहुत खुशी कि हमारा दीपक जी, जो भी आप चीजें कह रहे हैं ना कि इस तरीके से सिंधु भवन का निर्माण हो चुका है और इतना ब्यूटीफुली उसको डिजाइन भी किया गया है, वो सारी चीजें हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि हमारे शहर में इतनी अच्छी चीज बन चुकी है सिंधी साहित्यकों और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, पर कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में वो चीज अभी भी तालाबंद है। जी, मैं वही अपील करता हूँ सबको कि इस मंदिर के लिए आप श्रेय न लें, हम खुद श्रेय नहीं ले रहे हैं। आप पीडब्ल्यूडी से हमारी माहिती निकाल सकते हैं कि हमारे लेटर पे गया है, लेकिन वो बात यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। श्रेय कोई भी ले, लेकिन चालू होना चाहिए, देखिए लोकार्पण होना चाहिए। देखिए बीओटी के बाद में जो बीओटी के टेंडरधारी होते हैं या जिनके हाथ में उसका टेंडर या ठेका आ जाता है, तो उनमें उनकी मनमानियां शुरू हो ही जाती हैं। अब आप अगर टाउन हॉल की बात करें, तो टाउन हॉल में से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती ही हैं कि वहाँ पर कई सारी संगठनाओं को या कई सारी जो साहित्य जो कलाकार मंडलियाँ हैं,
उनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती और वो वंचित हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिमोटिवेशन होता है। तो ये जो बात आपने कही वो बहुत सुंदर बात कही कि कई सारी जो मंडलियां हैं उनको फ्री में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए और सिंधु भवन को वैसे हिसाब किताब में रखना चाहिए ताकि सबके लिए वो वायबल हो। ये बात तो बड़ी आपने सही कही। उल्लासनगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जी, आप देखिए मौकों की कमी है। मौकों की कमी है और फाइनेंस की कमी है। जी। जो छोटे-छोटे जो संगठन है मैंने देखे हैं, जी, वो बोलते हैं हम टाउन हॉल में प्रोग्राम नहीं कर सकते, कुछ महँगा पड़ जाता है। बिल्कुल। आप खोजी पत्रकार के बाकी बातों में नहीं जाता हूँ। लेकिन सर जो मैंने हाँ, एक माफ़ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ। मैंने ये भी सुना है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा जो वहाँ पे बुकिंग करवाते हैं, तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता या वो सुविधाएँ नहीं मिलती, जो डायरेक्ट मैनेजमेंट से लेने पे मिलती है। क्या सर ये बात सही है? सर मैंने टाउन हॉल में कभी शो नहीं किया हमारी संस्था ने, लेकिन हम हर संस्था के साथ हैं और इसलिए हम बहुत बार गए हैं। तो हुँ, टाउन हॉल में जो भी सिर्फ इतना सुना गया कि बहुत प्रोग्राम की बजट बढ़ी है जी, करने से, जी, तो हम लोग आज तक नहीं कर पाए। जी, और तो तुम्हारे हिसाब से वही मैंने रिक्वेस्ट की कि सप्ताह में एक बार फ्री रखें, जैसे हमारे जैसे छोटे संगठन, मैं जी। छोटा ही कहूँगा, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि किसी के लिए बोल सकें। तो इस बात से ये भी साफ होता है कि सिंधु भवन के आने के बाद टाउन हॉल के ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की और कलाकारों की और जितनी भी प्रतिभा है, जिन्हें टाउन हॉल नहीं परवड़ता, हाँ। वो यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, फ़र्क है थोड़ा 800-900 सीट वहाँ है, यहाँ पे 300 सीटर है। सर तो कम हाँ, से कम 300 लोगों को ही अपनी प्रतिभा दिखाने का दिखाना मौका तो होगा मिलेगा। और उनको वाजिबी दाम नहीं, 1 सप्ताह में 1 दिन का निःशुल्क होना जी, चाहिए। मेरी उनसे विनंती है। जी। सर पिछले कुछ महीनों से एक बात जो है वो मीडियाज़ में भी आ रही है, बहुत सारे राजनीतिक जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय भवन का निर्माण भी जल्द कराया जाएगा और जिसके लिए फंड भी पास हो चुका है। उत्तर भारतीय लोग भी हमारे भाई बंधु ही हैं। हुँ, काफ़ी मेहनत से उन्होंने भी उल्लासनगर को गढ़ा है। हुँ। हम कंधे से कंधा मिलकर काम करते हैं। पर जो हालत आज सिंधु भवन की है, जो एक माहौल बनाया गया है सिंधु भवन के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर भारतीय भवन भी सेम रास्ते पर न चला जाए? ये बात होगी नहीं, क्योंकि मुझे आकांक्षा इस बात की नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा सिंधी समाज संगठित नहीं है अपने हकों के लिए। और ये लोग जो हैं उत्तर भारतीय बहुत ज़्यादा संगठित हैं, अपने जज़्बातों पर उनका पूरा कंट्रोल है कि उत्तर भारतीय भवन बनना चाहिए। उनकी थोड़ी-सी ही माँग पर सरकार ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उत्तर भारतीय भवन बनेगा तो हमारे उल्लासनगर की शान होगा। मतलब कहीं न कहीं जो उत्तर भारतीय समाज की जो लीडरशिप है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, अपने संगठित। अपने कौम को लेकर। जी, जी। जी, उनमें श्रेय लेने का वो नहीं है। हमारे जो कॉर्पोरेशन लेवल पे हो या पॉलिटिकल लेवल पे श्रेय लेने की जो लड़ाई है, जी, वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। जी। लीडरशिप से एक बात मेरे ज़हन में आती है कि सिंधु साहित्य अकादमी हुँ, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी जो पहल है 2015-16 के दरमियान की गई है, वहाँ पे जो साहित्यकार और कलाकारों को दरकिनार करके पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे उनको विराजित किया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कल्चर खराब है और जो सही में इस मामले में अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए? हर राज्य में जहाँ पे सिंधी बाहुल्य ज़्यादा है, वहाँ पे सिंधी एकेडमी है। हुँ, उत्तर प्रदेश एकेडमी है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है। हुँ, लेकिन जिसकी भी सत्ता है, चाहे जो भी पार्टी हो, हुँ, उनके वो अपने लोग ज़रूर होते हैं। हुँ, तो मैं तो कहूँगा साहित्यकारों को फ़ॉलो-अप ही करना नहीं आता कि इस समिति में घुसना कैसे है, साहित्य अकेडमी में घुसना कैसे है। तो हम लोग उसमें सुस्त हैं। तो जो चुस्त हैं वो पहुँच जाते हैं। सर पर हाँ। सुस्ती और चुस्ती की बात तो ठीक है, हुँ। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि मौके ही नहीं दिए जाते या मौके का आसरा सिर्फ़ दिया जाता है और जब काम होने को रहता है तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है? सर कोई भी जागरूक नहीं है इस बारे में। फ़ॉलो-अप होना ज़रूरी है। अभी मैं चाहता हूँ फ़ॉलो-अप करे सब। मैं देखिए जो भी सिंधी साहित्य अकेडमी में गया, वो भी सिंधी है। वो अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो नेता हो, देखिए हमारी समिति को भी नेता लोगों ने ही मतलब मेरी मदद की है हमेशा। तो अगर उन्होंने सिंधी साहित्य अकेडमी में आके सेवा की है, तो फिर भी मैं उनको धन्यवाद कहूँगा और लेकिन ये भी कहूँगा साथ-साथ कि सबको साथ लेके चलें, साहित्यकारों को, सर अच्छी कलाकारों बात है, को, पत्रकारों को। आप हाँ। बड़े पॉज़िटिव इंसान हैं, इसीलिए शायद आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी हमारे नेताओं के ऊपर पूरे शहर की बागडोर, उनके पैनल की बागडोर
उनके जो ऊपर के जो बड़े लीडरान बैठे हैं उनकी बात, और उसके बाद में चुनाव दर चुनाव जो प्रॉब्लम्स हैं, शहर की इतनी सारी समस्याएं, उल्लासनगर तो समस्याओं का घर है। जी। उसके बाद साहित्य और समुदाय और संस्कृति का काम भी अगर उनको दे दिया जाएगा, तो साहित्य कलाकार और जो हमारी जो अपकमिंग जो पीढ़ी है, जिन्हें सिंधियत के मामले में बहुत कुछ करना है, वो क्या करेंगे? मैं इस मामले में ये कहूँगा कि जो भी हमारे नेता हैं उसमें, वो भी किसी न किसी संगठन से पहले से ही जुड़े हैं। 3-4 संगठन से हर नेता जुड़ा हुआ है और वो भी खुशी से अपने जेब से पैसा निकाल के भी वो लोग कार्यक्रम करते हैं। तो अगर वो सिंधी साहित्य अकादमी में गए भी हैं, तो मैं उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि अपने साथियों को भी साथ लें। कम से कम जो साहित्यकार हैं, जैसे दीपक वाटवानी को लिया गया, काजल मूलचंदानी, अन्य लोग भी हैं जो राजनीति में नहीं है, वो भी गए थे। तो ये प्रथा चालू रहनी चाहिए। कुछ न कुछ लोगों को लेना चाहिए। बस इतना मेरा आग्रह है उनसे, ताकि कोई काम कर रहा है उनको रोकना नहीं है। सर, आपने 2 अच्छे लोगों का नाम लिया, हाँ। उन्होंने काम किया भी रहेगा, हाँ। नो डाउट, बट काफ़ी सारे ऐसे बुजुर्गान हैं जो अपनी एसोसिएशंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमाया और सिंधियत को आगे बढ़ाया है। कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे सुंदर डंगवानी जी हैं, नानिकराम मंगलानी जी हैं, उसके अलावा भाऊ लीलाराम इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उन्हें क्यों नहीं साहित्य अकादमियों में लिया जाता? उसके अलावा बहुत ज़्यादा नाम, सिंधु राजपाल जी हैं, मूलचंद चावला जी हैं, जूली तेजवानी इतनी बड़ी आर्टिस्ट और सिंधु सखा संगम की इतने सालों से करता धरता है। हमारे इतने हैंडसम जो कलाकार हैं, किशन रामनानी जी, चंद्र हरदासी जी हैं, चालिया साहब के मंदिर के इतने ज़्यादा ट्रस्टीज़ हैं। सर, ये सारे लोगों को आप अकादमियों में क्यों नहीं प्रमोट करते? हमें सिर्फ लीडरान की ज़रूरत क्यों है? क्या ये बात सरकार को मालूम नहीं है? साहब, सब कुछ मालूम रहेगा सर। फिर वो नहीं करते तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ समझिए ना। ठीक है, इस बात पे तो बड़ा प्रश्न है सर। हाँ, तो ये जो हम लोग भी फॉलो अप लेना चाहिए, सबको बोलना चाहिए आप फॉलो अप पे लग जाओ, जी, ताकि आपको जगह मिले, जी। ताकि किसी पे इल्ज़ाम ना आए, ना सरकार पे, ना उन पे, ना हम पे। फॉलो अप ज़रूरी है, इनको पता ही नहीं है हमारे साहित्यकारों को या जितने भी कलाकारों को कि इसका फॉलो अप कैसे होता है। सर, जैसे हाँ। सिंधी समुदाय में यूनिटी की कमी है, हाँ। क्या आपको लगता है कि कलाकारों की जो फ्रेटर्निटी है, उनके बीच में बहुत बड़े गैप्स हैं? हाँ, बिल्कुल। अभी टाँग खींचने का जो रवाज है, तो मैंने तो सुना कि सब जगह नहीं है, हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा है। जी। तो उस वजह से हम लोग किसी तरह से हम लोग काम करने जाएँ, तो हमारे लिए भी बुरा भला कहा जाता है। मैं तो बहुत ही बड़े दिल का आदमी हूँ, मेरे मन से कभी किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं निकलेगी। कि ये सब छोड़ के हम लोग एक हो जाए ना, तो किसी का भी चलने वाला नहीं है। सर, 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि उल्लासनगर के एक बड़े अच्छे थिएटर में तकरीबन 3 सिंधी मूवीज़ को एक साथ में लगाया गया है। तो ये हमारे सिंधी समुदाय के लिए एक अचीवमेंट है। पर दूसरी ओर ये दुःख भी होता है कि बहुत बड़े-बड़े लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, वो टिकट स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि लोगों को फ्री में टिकट्स बाँटते हैं कि भैया आप आओ और हमारी मूवीज़ देखो, हमने बड़ी अच्छी मूवी बनाई है। तो क्या ये पॉजिटिव चीज़ है, हम फ्री में टिकटें बाँट रहे हैं और दूसरी ओर हम ये कह रहे हैं कि हम सिंधियत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? सर, ये एक गंभीर मुद्दा है। लोगों को अपनी मेहनत का एवज़ा निकालने के लिए किसी के पास जाकर उसको ये कहना पड़ता है कि भैया मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो। तो ये ट्रेंड लगता है आपको आगे चल के हमें एक सक्सेसफुल कौम बनाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंधी व्यापारीगण या सिंधी जो घर में हमारी फैमिलीज़ हैं, वो हिंदी फ़िल्म भी देखना नहीं चाहते जाके, समय नहीं है। तो जब स्पॉन्सर उनको मिलता है, तो शो किसी तरह से हाउसफुल होता है। और जैसे झूलेलाल संघर्ष समिति भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं कुछ टिकटें। तो हम लोग अपने परिवार वालों को देते हैं, अपने मेंबर्स के परिवार वालों को, ताकि वो आएँ और अपने बच्चों को खास करके साथ मिलाएं। तो सिंधी सीखेंगे, सिंधी समझेंगे और उनको आदत लगेगी सिंधी फिल्मों की। बाकी आप जनरल बात करेंगे ना थिएटर में, तो 40 से 50 भी टिकटें नहीं बिकती। ये आप समझिए कि हमारे सिंधी समाज में नहीं सर, ये तो एक बड़ी विडंबना है। पर ऐसा है कि कई सारे लोग स्पॉन्सरशिप के एवज में जिस तरीके का हाव भाव दिखाते हैं, तो उससे एक मार्केटिंग की बू भी आती है सर। ये ट्रेंड मेरे हिसाब से सही नहीं है सर। जो संस्था उठाएगी शो, तो वो पर्सनल नहीं होता है। पहली बात, जो भी संस्था ने उठाया ना, वो सारे लोग संगठित हैं और सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। सारे लोगों को टिकटें दी जाती हैं कि आप अपने परिवार में दो या दोस्तों को दो, लेकिन शो दिखाओ।
हमारा मकसद है सिंधी फ़िल्में दिखाने का और अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को आगे चल के ये याद रहेगा कि ये फ़िल्म बहुत अच्छी थी, इसमें हमने ये संस्कार सीखे। और बहुत सारी फ़िल्में बहुत अच्छी भी होती हैं, एक मैसेज जाता है। जी, लेकिन ये कोई अकेले आदमी का दम नहीं कि खड़ा रह के बोले मैं फ़िल्म दिखा रहा हूँ। ये सब वो संगठन का काम है। बिल्कुल। और दीपक जी, हाँ। एक पर्सनल सवाल पूछूँगा मैं आपसे, हुँ, क्योंकि आपका लंबा करियर रहा है हुँ, एसोसिएशंस के मार्फत। हुँ। क्या आपने कभी इन साहित्य अकादमियों के बड़े पद के लिए ट्राई नहीं किया? सर या मैंने आपका नाम कभी किसी ने हाँ, प्रमोट हाँ, नहीं किया? उस पे आ रहा हूँ। देखिए मैंने एक दोस्ती में किसी से बोला होगा कि कलाकारों को साथ दे रहे हो, साहित्यकारों को साथ दो, पत्रकारों को साथ दो और जो हमारे जैसी संगठना है, उनमें से किसी को लो। चाहे मुझे लो, ना लो, हुँ। मेरे समिति से किसी को भी लो। हुँ, मुझसे भी वरिष्ठ आज़मूदगार लोग बैठे हैं। हुँ, तो किसी न किसी तरह से मेरा नाम गया होगा। हुँ। लेकिन मैंने भी फ़ॉलो अप नहीं किया। मुझे भी नहीं पता कि इतना तकलीफ़ वाला काम है ये आप जाना। अनजान थे क्या? बिल्कुल, मैं अनजान उस था। और गाइडेंस नहीं मिला आपको? मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। हाँ, मुझे लगा था कि बस मैंने सिफ़ारिश कर दी है दोस्त से या किसी से भी, किसी पॉलिटिकल आदमी से या किसी से भी मान तो लीजिए अगर आप आ जाते, तो आप किस तरीके से ज़िम्मेदारी निभाते? मेरी एक क्या ज़िम्मेदारी प्लान्स हैं आपके हाँ, सिंधियत को वही बढ़ाने में? उसी बात जहाँ भी अगर मैं रहता हूँ ना, तो अपने मुद्दों पे मैं अडिग रहता हूँ। जैसे? जैसे हमारी सिंधी भाषा का प्रचार-प्रसार है, हुँ, तो उसके लिए फ़िल्में के साथ-साथ और स्टेज प्रोग्राम के साथ-साथ सिंधी देवनागरी क्लासेस जो हुँ, सरकारी पैसे से चलने चाहिए, हुँ, सप्ताह में 2 बार चले। हुँ, तो वो सिंधी सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। उसमें एक कोई एज नहीं होनी चाहिए, जो भी सिंधी जी, सीखना जी। चाहिए, हुँ, वो सिंधी उसको सीखना है 2 घंटे आके शनिवार और रविवार को। और जो सिंधी टीचर्स हैं हमारी, जिन्होंने मुझे खुला कहा है कि हम लोग एक भी पैसा नहीं लेंगे, आप क्लासेस चालू कराओ। जी। उसके लिए जगह चाहिए, हॉल चाहिए, हुँ, उसके लिए फंड चाहिए। तो मैं सबसे पहला ये करूँगा कि वो हुँ, क्लासेस चले। जी, भले वो भी प्रोग्राम होते रहें कल्चरल, कुछ तकलीफ नहीं है, वो भी अच्छे हैं। क्लासेस के साथ-साथ सिंधी साहित्य जो है घर-घर में पहुँचे। आज हमारे झूलेलाल की अमर कथा ग्रंथ है, हुँ, उसको स्पॉन्सर किया जाए, जी, ताकि घर-घर झूलेलाल साईं का ग्रंथ पहुँचे। वो लोग पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएँ, उसका पाठ हो। तो घट में वो जो हमारा जो अमर कथा का जो ग्रंथ है, वो हम छपवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है हाँ, कि नई कौम जो है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हुँ, करने के लिए तैयार है हुँ, अपनी संस्कृति को, हुँ। पर हम कहीं न कहीं उनको प्लेटफ़ॉर्म देने में फ़ेल गए हैं। देखिए, ये एक जो अगर हम लोग संगठन वाले नहीं होते, तो आज सच बोलता हूँ, जय झूलेलाल बोलने वालों की संख्या बहुत कम होती। जी, हमने जो शुरुआत से प्रथा निभाई, उसके बाद 100 से ज़्यादा संगठन बने हैं, जो सेम ट्रैक पे चल रहे हैं, अच्छे-अच्छे मुद्दे ला रहे हैं। और मुझे खुशी है अच्छे कामों की जो कॉपी हो रही है। जी। मैंने झूलेलाल की मूर्ति दी, तो बाकी लोगों ने भी चालू कॉपी से ज़्यादा हम इंस्पिरेशन कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्पिरेशन बोली ना। जी, तो उन्होंने हमारा भी मुद्दा उठाया, तो हमें और जाके उनको सपोर्ट करना पड़ा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी। ये ज़रूरी है, संगठन को सपोर्ट करे। सर, आपको मौका नहीं मिला या आपके मौके को रोक दिया गया, तो क्या मैं इस चीज़ को बोलूँ कि दोस्ती में दगाबाजी हो गई? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने फ़ॉलो अप नहीं किया था। सर, वो मुझे बाद में पता चला। तो आप तो मैंने जैसे आपसे सवाल किया कि आप तो अनजान थे, बट जो जानकार लोग थे, उनको तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। ये मैं सच बोलता हूँ कि उनको भी बाद में मालूम पड़ा कि ज़्यादा फ़ॉलो अप और उसके उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जो मैं पूरा करने में शायद अक्षम था। नेक्स्ट टाइम ट्राई चलिए, करेंगे। हाँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी, जी। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, जाना दीपक मंगतानी जी के मुख से कि सिंधु भवन और उसकी कहानी क्या है। सिंधु भवन एक्टिव हो जाएगा तो प्रतिभाशाली कलाकार जो हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरे बीओटी पे दिए हुए जितने भी हॉल्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम होगी। हमारी कौम का एक वर्चस्व बढ़ेगा। उसके बाद उल्लासनगर से जो पलायन लोग यहाँ से करके, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा हॉल्स नहीं हैं या जो हॉल्स मिलने चाहिए वो वक्त पे मिलते नहीं हैं या सुविधापूर्वक नहीं है, तो उसका जो एक सॉल्यूशन है वो सिंधु भवन है। उसके बाद अकादमियों में साहित्यकारों, फ़िल्म कलाकारों और सिंधियत के मामले में जितना भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उन्हें मौके मिलने चाहिए। मौका देने से पहले उनको उतना गाइडेंस चाहिए, मिलना ही चाहिए, ताकि वो ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम सारे राजनीतिकों को ये एक
निवेदन करेंगे कि सिंधु भवन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। राजनीतिक श्रेय एक मंच पर आके आप सारे लोग एक ही साथ ले लो, पर अब इससे आगे सिंधी कौम को कृपया गफलत में मत रखो, दगाबाजी में मत रखो। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू था भले ही सिंधी समुदाय के लिए था, सिंधु भवन के लिए था, साहित्य अकादमियों के ऊपर चिंतन मनन करने के लिए था। हमने ये इंटरव्यू सिंधी में नहीं किया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जितने भी सैंक्शनिंग ऑफिसर्स हैं या जिन्होंने भी बड़े बड़े पदों पर सिंधियों को बिठाया है, वो हमारी सिंधी कौम को बिलोंग नहीं करते। तो ये भावनाएं जो हैं हिंदी में स्पष्ट करना ज़्यादा उचित था, ताकि स्ट्रॉन्ग मैसेज सबके पास पहुँचे, क्योंकि उत्तर भारतीय भवन का भी काम अब तक अधर में ही है। तो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल बात की है, उनके जहन में भी रहेगा, तो वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर सकते हैं। संक्षेप में सिंधु भवन के मामले में हमने आपको अच्छी जानकारी आज दे दी, तो कृपया आप भी अपने अपने माध्यम से अपने सभी वरिष्ठों को, सभी नेताओं को निवेदन स्वरूप ये आग्रह कीजिए कि सर, सिंधु भवन को आप जल्द से जल्द तैयार करके जल्द से जल्द उसकी रिबन काटिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम वहाँ पे देखकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। दीपक मंगतानी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आज अपना कीमती समय देकर बहुत सारे पहलुओं पर हमें रोशनी प्रदान की, और हमारे व्यूअर्स को आपका एक आखिरी मैसेज दे दीजिए सर। संत साधुराम साहब जो सिंधु भवन का निरीक्षण करने आए थे, काफ़ी मेला लग गया था, हमें उम्मीद थी कि जल्द हो जाएगा। साधुराम साहब का भी बहुत बड़ी शख्सियत है वो। वहाँ पे हमारी दिवंगत भाभी माँ ज्योति कालानी जी मौजूद थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप आए हो, अच्छा लगा सबको कि साधुराम साहब आए हैं, और जो भी हमारी टीम थी वो आई, और बहुत सारे जो उनके एनसीपी के कार्यकर्ता या शहरवासी आए थे। बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। मैं कुमारी साहब या संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा कि इसका लोकार्पण हो, राजनीति न हो। राजनीति को जितने भी लोग हैं उनको मैं फिर से हाथ जोड़ के नमन करूँगा कि इसका श्रेय भले ले, लेकिन इसका लोकार्पण होने दें। सर, हमारा भी आग्रह यही है और हमारा भी निवेदन यही है। दोस्तों, DTI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी जो जानकारियां हैं, अच्छी से अच्छी जो न्यूज़ है, वो हमारे माध्यम से आप तक पहुंच सकें, और नए नए गेस्ट को लाके हम उनकी विचारधारा भी आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।